हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशंस और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। केमिकल रिएक्शंस एंड equations. So this is the first chapter. इस चैप्टर में जैसा कि हमको नाम से पता चल रहा है, हम केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या है केमिकल रिएक्शंस और क्या है केमिकल इक्वेशंस? तो अगर हम केमिकल इक्वेशन की केमिकल रिएक्शन की बात करें तो आप अगर अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप अपने आप को केमिस्ट्री से घिरा हुआ पाएंगे। आपके चारों तरफ एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के आपस में मिलने से कंपाउंड, कंपाउंड के आपस में मिलने से मिक्सचर, ये सब बनता है और ये आप सब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। अब आपके आसपास क्या केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या आपने ऑब्जर्व किया है? आप अगर अपनी बॉडी की ही बात करें, यानी हमारी बॉडी की ही बात करें, तो हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं जिनका हमको पता नहीं चलता है। लाइक रेस्पिरेशन, हम सांस ले रहे हैं तो रेस्पिरेशन भी एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन है। तो रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज को बर्न करती है। तो जब हमारी ऑक्सीजन हमारे ग्लूकोज को बर्न कर रही है तो उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। बट अगर हमको उसी चीज़ को लिखना हो, कि जैसे हमको लिखना हो कि जो ग्लूकोज है वो हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या दे रहा है, तो फिर उसी चीज़ को बोल देंगे हम केमिकल इक्वेशन। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। कुछ रिएक्शंस कैसी होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं। कुछ रिएक्शंस कैसी होती हैं, इंटरमीडिएट होती हैं। कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होती हैं। जैसे मैंने एक स्लो रिएक्शन का आपको एग्जांपल बताऊं तो आपने देखा होगा कि जब आयरन नया नया होता है, अगर आप उस आयरन पे पेंट ना करें और उसको आप ऐसे ही इन्वायरमेंट में खुला छोड़ दें तो कुछ समय बाद रस्टिंग, या जिसको हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में जंग लग गई है, दैट इज नोन एज रस्टिंग। तो रस्टिंग की प्रोसेस होती है। तो रस्टिंग की प्रोसेस भी क्या है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और अगर हमको उस केमिकल रिएक्शन को ऑन पेपर शो करना हो तो हमको एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी कि भाई आयरन ने मॉइस्चर के साथ क्या रिएक्शन करी या ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन करी जिससे उसमें रस्टिंग आई। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस को जब हमको सिंबल्स की हेल्प से ऑन पेपर पे जब लाते हैं तो हम उन चीज को इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूं कि आपको कम से कम 3 ऐसी केमिकल रिएक्शन जो आपके आसपास हो रही हो उनको ऑब्जर्व करना है, उनको पेपर पे लिखना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो केमिकल रिएक्शन आपको बताऊंगा जो आपकी नेचर में आसपास हो रही हो। तो इस तरीके से आपको केमिकल रिएक्शंस को और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आया होगा कि डिफरेंस क्या है, कि केमिकल रिएक्शन हो रही होती है और जब उसको हमें ऑन पेपर लिखना होता है कि भाई कौन सा एलिमेंट है, किससे रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है, तो उस चीज को हम लोग बोल देते हैं इक्वेशंस। जैसे मान लीजिए मैंने छोटी सी इक्वेशन लिखी कि जैसे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना रहा है CO2। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बना रहा है CO2। तो मैंने यहां पर कार्बन का सिंबल बनाया, ऑक्सीजन का सिंबल बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल बनाया। तो ये जब नेचर में हो रही होगी तो उसको रिएक्शन बोलेंगे और जब हमने इसको यहां लिख दिया तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। हम इसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। भाई हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी चीज पार्टिसिपेट कर रही है? ठीक है,
तो ये बेसिक सा डिफरेंस मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शंस में और केमिकल इक्वेशन में। जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हमारे ब्रेन में पहला जो क्वेश्चन आता है वो सीधा सा क्वेश्चन ये है कि हम रिएक्शन किसको बोलेंगे, व्हाट इज रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन होता है इंटरेक्शन ऑफ reactants to give product। मतलब रिएक्टेंट्स का इंटरेक्शन आपस में that convert into the product। The simple definition of reaction is interaction of reactants to give product। Now we discuss what is reactant and what is product। मैंने एक छोटी सी इक्वेशन लिखी लाइक a प्लस b, अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, इट गिव्स c प्लस d। दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन में A और B आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और C और D बना रहे हैं। तो यहां पर A और B सिंपली रिएक्टेंट हैं और C और D क्या है, प्रोडक्ट। एरो के इस तरफ, यानी अगर मैं बताऊं आपको, मैं अगर अपनी डायरेक्शन से बोलूं तो एरो के राइट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, ये मैं अपने को बेस मान के बता रहा हूं। ठीक है, अब मैं अगर इसका एक एग्जांपल लूं रिएक्शन का, तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, N2 प्लस 3H2 इट गेव ट्वाइस NH3। ठीक है, तो यहां पर N2 और H2 रिएक्टेंट हैं जबकि NH3 क्या है, प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स का आपस में इंटरेक्शन हो रहा है और दैट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, यानी इंटरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट टू गिव प्रोडक्ट। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रिएक्शन। अब बात आती है कि रिएक्शन क्यों होती है, व्हाई। तो अगर इस क्यों में जाएं, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका पहला जवाब होगा टू गेन नॉलेज, है ना। बट अगर मैं आपसे कहीं ऑनेस्टली आप बताओ कि आप क्यों इतनी हार्ड वर्क कर रहे हो, या क्यों विराट कोहली इतना अच्छा खेलता है, ठीक है, बहुत बेसिक से समझिएगा, क्योंकि आप इतना हार्ड वर्क इसलिए कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो पढ़ाई कर रहे हो ताकि आप आगे जाकर अच्छे जॉब लग सके। आपकी अगर अच्छी जॉब लगेगी तो आपको अच्छा एक हैंडसम अमाउंट मिलेगा पर मंथ। इससे आपकी लाइफ क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक है, तो इन अ सिमिलर मैनर रिएक्शंस भी इसीलिए होती है टू गेट द स्टेबिलिटी। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि आपने एक टर्म पढ़ा होगा फिजिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मेरे पास ये एक मार्कर है, मैंने इसको ऊपर फेंका तो ये नीचे आया, क्या ये अपने आप ऊपर जाएगा? नहीं, ये अपने आप ऊपर कभी नहीं जाएगा जब तक कि इस पे हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। बट हाँ, अपने आप नीचे आएगा। तो ये नीचे ही क्यों आ रहा है, इसका कहीं ना कहीं रीजन ये है कि नीचे जाने पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको फिजिक्स के हिसाब से समझाऊं तो आप थोड़ा ऐसे समझिए कि किसी भी सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, किसी भी सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। या मैं थोड़ा फिजिक्स का एग्जांपल ले रहा हूं कि किसी भी सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और जैसे जैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो मान लीजिए ये आपकी अर्थ है या आपका ग्राउंड है।
तो अगर मैं ग्राउंड पे और यहां पर एक बॉल है जो ऊपर से ड्रॉप की जा रही है और इस बॉल की हाइट इस ग्राउंड से 10 मीटर है, तो अगर मैं यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूं दैट इज mgh और मैंने मास मान लिया 1 kg, तो mgh मतलब 1 इंटू 10 इंटू 9.8 m g और h, ठीक है। और अगर मैं ग्राउंड पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो चूंकि अब इसकी हाइट 0 हो गई है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। तो आप देखिए यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। और यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। 0 है इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, कम हुई, और तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ऊपर से जब हम कोई चीज़ ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे केवल इसलिए आती है क्योंकि नीचे आने पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इन अ सिमिलर मैनर इन अ केमिकल रिएक्शन अकर टू अचीव स्टेबिलिटी, यानी अगर कोई रिएक्शन हो रही है यानी A प्लस बी गिव्स C एंड D, इसका मतलब है कि C एंड D इज मोर स्टेबल देन A एंड B, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा तो इसका मतलब है कि एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा रिएक्शन क्या होती है और रिएक्शन क्यों होती है, ओके। अब बात करते हैं हाउ रिएक्शन कैसे होती है। तो रिएक्शन होती है बाय कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ ईच अदर, ठीक है, बाय कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ ईच अदर। मतलब जैसे मान लीजिए आप इस कंटेनर में N2 और H2 की रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये N2 के मॉलिक्यूल हैं और ये H2 के मॉलिक्यूल हैं। H2 के मॉलिक्यूल ब्लैक है, मैं H2 को भी ब्लैक से लिख दे रहा हूं। तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद ये क्या देंगे, हमारा प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट इज अमोनिया। अब आप यहां पर ये देखिए, जरूरी नहीं है कि हर कोलिजन आपको प्रोडक्ट दे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहां पर। जरूरी नहीं है कि हर कोलिजन आपको प्रोडक्ट दे, यहां पर वही कोलिजन प्रोडक्ट, या ये कह सकते हैं यहां पर जो कोलिजन प्रोडक्ट देते हैं उनको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर मैं यहां पर एक वर्ड यूज करूं, बाय इफेक्टिव कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ ईच अदर, तो ये डेफिनेशन गलत नहीं है। मतलब ऑल कोलिजन डू नॉट गिव प्रोडक्ट, ओनली दोज कोलिजन हु आर इफेक्टिव गिव्स प्रोडक्ट। अब प्रश्न ये है कि व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन। हमें ये कैसे पता चलेगा कि इफेक्टिव कोलिजन क्या है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन क्या है। तो उससे पहले थोड़ा रिवाइज कर लें। मैंने आपको बताया रिएक्शन क्या होती है, इंटरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट टू गिव प्रोडक्ट।
रिएक्शन क्यों होती है? टू गेन स्टेबिलिटी। रिएक्शन कैसे होती है? बाई कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विथ ईच अदर। और कोलिजन अगर हमको और अच्छे से बताना है तो बाई इफेक्टिव कोलिजन। ये मैंने इफेक्शन क्यों लिख रखा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज इफेक्टिव कोलिजन। अगर इस लेवल पे आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि आपको एनटीएससी और ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन करनी है, तो हमें थोड़ा सा लेवल को अपने हाई रखना पड़ेगा। तो हम यहां बात करने जा रहे हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो सबसे पहली बात है कि उस कोलिजन इफेक्टिव हो उसके लिए दो चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला है ओरिएंटेशन, कि जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलाइड करें। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये N2 का मॉलिक्यूल है और ये H2 का मॉलिक्यूल है। अगर ये हेड टू हेड कोलिजन करेंगे, सीधी कोलिजन, तभी ये प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रोडक्ट दे पाएंगे। अगर मान लीजिए कोलिजन कुछ इस तरीके का हुआ, ये ऐसे जा रहा था और ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा था, तो एक दूसरे को टच करते सिर्फ निकल गए ऐसे, या ऐसे ना होके ये मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है और ये मॉलिक्यूल मान लो ऐसे आ रहा है, तो भी फिर ऐसे ही टच करते हुए निकल जाएंगे। तो इन तीनों में केवल ये इफेक्टिव कोलिजन है या इसका ओरिएंटेशन प्रॉपर है, और ये वाले प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। तो आपने जाना कि ये इफेक्टिव कोलिजन का पहला क्या चीज है, दैट इज ओरिएंटेशन। दूसरा फैक्टर ओरिएंटेशन फैक्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो फैक्टर है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है वो फैक्टर? है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को आप ऐसे समझिए कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पता होगा कि आईआईटी का एग्जाम देने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी हो? 12th, या तो आप 12th पास आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है फॉर टू गिव एंट्रेंस एग्जाम ऑफ आईआईटी जेईई। यानी आपको आईआईटी में बैठने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को अचीव करना पड़ेगा। इन अ सिमिलर मैनर दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर प्रोडक्ट दें, यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में मिलकर प्रोडक्ट दें, उससे पहले एक एनर्जी का एक क्राइटेरिया है। जैसे आपकी क्लास का क्राइटेरिया लगाइएगा जेईई एक एग्जाम में कि आपको 12th पास होना चाहिए, वैसे ही यहां पर एक एनर्जी का क्राइटेरिया लगाया गया। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आएगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर फॉर टू पार्टिसिपेट in a chemical reaction। क्या मतलब हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उस मॉलिक्यूल, उन रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो एनर्जी उनको नहीं मिलेगी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यही वजह होती है कि हमें कभी कभी रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए हीट करना ज़रूरी होता है।
जब हम उसको हीट कर रहे होते हैं तो हम एक तरीके से रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को उनकी नेसेसरी एनर्जी यानी एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसीलिए आप देखते हो कि कभी कभी कुछ रिएक्शंस नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं होती हैं, लेकिन जब हम उनको हीट करते हैं तो वो रिएक्शन हो जाती हैं। उसका कारण क्या है कि उस समय जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में हैं तो उन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है। जब आप उसको हीट करते हो तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को अचीव कर लेती हैं और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेती हैं और केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो यानी इफेक्टिव कोलिजन के लिए ये दो थिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार हीट करें तभी एक्टिवेशन एनर्जी मिले। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ रिएक्शंस में हम कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। तो हम कैटलिस्ट को यूज़ क्यों करते हैं, ज़रा वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट को मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से आप समझिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारा मूड जो होता है वो डल होता है, पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है ना, आज कुछ बहुत डिप्रेस सा फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि हम लो फील कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अगर यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, ठीक है, हमने कोई भी किसी का भी एक अपना मोटिवेशनल वीडियो स्टार्ट कर दिया और अगर हमको अच्छा लगा तो हम चार्ज हो जाते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं। या कभी कभी ये काम आपके टीचर्स करते हैं, आपके जहाँ पे आप पढ़ते हो, उन्होंने आपको मोटिवेट किया, आप चार्ज हो गए। तो उस समय आपके वो टीचर या यूट्यूब में जिसका आप वीडियो देख रहे हो मोटिवेशनल, वो एक तरीके से आपको लिए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो आपकी रिएक्शन की रेट को बढ़ा रहा है। तो कैटलिस्ट भी यही काम करता है। कैटलिस्ट क्या करता है कि कैटलिस्ट भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। हालांकि हर बार नहीं होता है कि कुछ कैटलिस्ट कभी कभी रिएक्शंस की रेट को कम कर देते हैं, लेकिन मोस्टली जो कैटलिस्ट होता है वो केमिकल रिएक्शंस की रेट को बढ़ाता है। ठीक है, आपने अगर ऐसा देखा हो, जैसे मैंने अभी जो रिएक्शन को मैं बेस मान के चल रहा हूं, मैंने रिएक्शन लिखी है N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3। अब इसके ऊपर आप कभी कभी लिखे देखोगे आयरन। तो अगर एरो के ऊपर कोई मेटल लिखी है Fe, ठीक है, आयरन, तो आयरन यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट की तरीके। यानी ये कैटलिस्ट इनकी रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा तो अमोनिया का जो प्रोडक्शन है उसकी रेट है वो बढ़ जाएगी। आपको मैं एक रिएक्शन बताऊं, जैसे H2 + Cl2 इट गिव्स 2HCl। तो हो सकता है कि कभी आप ऐसा बना देखो H और न्यू। ये जो H और न्यू है इसका मतलब होता है सनलाइट। या तो आप H न्यू लिखा देखोगे या फिर आप सीधा सीधा सनलाइट लिखा देखोगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट कौन है, सनलाइट। तो इस रिएक्शंस के लिए सनलाइट क्या है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट की एक बात और जान लीजिए, कैटलिस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। कि कैटलिस्ट पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में इन अ सिमिलर मैनर कि जब आप मोटिवेशनल वीडियो सुन रहे होते हो तो मोटिवेशनल वीडियो केवल आपको मोटिवेट करने के लिए होते हैं, बाकी वो किसी काम के नहीं होते। ठीक है ना, वो ऐसा नहीं होता है कि वो आपकी जो रिएक्शंस चल रही है या आपकी जो पढ़ाई चल रही है उसमें कुछ पार्टिसिपेट वगैरह करें। मतलब मैं ऐसा समझाने के उद्देश्य से कह रहा हूँ। तो इन अ सिमिलर मैनर कि कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब आप सोचिए कि वो उस तरफ आयरन कहीं बन के आ जाएगा, नेवर। ये केवल रिएक्शंस की रेट को बढ़ाने के काम आता है और बहुत कम कभी कभी घटाने के काम भी आता है, यानी स्लो करने के भी काम आता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये कैटलिस्ट था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि रिएक्शन हुई, है ना। ये कैसे पहचानते हैं कि रिएक्शन हुई? तो रिएक्शंस को पहचानने के बहुत आसान तरीके हैं कि या तो इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाउ कैन वी नो, हम कैसे जान सकते हैं कि रिएक्शन हुई?
तो हम इसको बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन, या ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ तो चेंज इन टेम्परेचर, अगर मान लीजिए टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो हमें लगता है कि रिएक्शन हो सकती है या हो रही है। दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, तीसरा प्रेसिपिटेशन, हाँ ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सोल्यूशन है और कुछ देर बाद कोई चीज़ नीचे आके ऐसा कलेक्ट हो जाए तो उस चीज़ को प्रेसिपिटेशन कहते हैं, और जो चीज़ कलेक्ट होती है उस चीज़ को प्रेसिपिटेट। दूसरा है चेंज इन स्टेट, मान लीजिए उसकी स्टेट चेंज हो जाए, है ना। फिफ्थ है मान लीजिए चेंज इन कलर, है ना। लैब में गए होगे आपने, कुछ एक दो केमिकल, आप कभी लैब में जाइए बट विदाउट प्रिकॉशन कभी मत जाइए, केमिस्ट्री लैब में जाइए, अगर आप एक दो केमिकल मिलाइए तो आप देखेंगे कि कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हम इन कुछ सिम्टम्स की हेल्प से हम ये जान लेते हैं कि भाई रिएक्शन हो रही है। और हम अब देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी रिएक्शंस को के लिए इम्पोर्टेंस होते हैं या उसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि किसी भी रिएक्शन की रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो उसमें से पहला फैक्टर होता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट किसकी? रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? अब कहोगे आप ये कैसे, तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी गैस के केस में, उसके बाद लिक्विड के केस में, और उसके बाद सॉलिड के केस में। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, तो प्रॉपर कोलिजन के लिए उतना प्रॉपर कोलिजन इसमें नहीं हो पाता है, बट गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन बहुत प्रॉपर तरीके से होता है। तो इसमें गैस में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, फास्ट रिएक्शन होगी गैस की। लिक्विड की रिएक्शन एज कंपेयर टू गैस थोड़ा स्लो होगी, और सॉलिड की बहुत स्लो रिएक्शन होती है। और वैसे भी आप कभी भी कोई रिएक्शन ऐसी नहीं देखोगे कि जिसमें उन्होंने दो सॉलिड के क्यूब्स लेके ऐसे रख दिए हों कि आप एक सॉलिड का क्यूब ये लीजिए, एक सॉलिड का क्यूब ये लीजिए, दोनों को आपस में मिला के रख दीजिए। कभी रिएक्शन ऐसे नहीं होती। आप अगर सॉलिड भी लोगे तो उसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं हम। ऐसा क्यों लेते हैं अभी हम आ रहे हैं, ठीक है। तो अगला हम फैक्टर देख लेते हैं। तो फिजिकल स्टेट में आपको समझ में आ गया होगा कि गैस की जो रिएक्शन है वो सबसे फास्ट होगी और सॉलिड की रिएक्शन सबसे स्लो होगी। अगर हम बात करें सरफेस एरिया, सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज्यादा होगी। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब इसका क्या मतलब है? अभी हमने पीछे पढ़ा ना कि अगर हम सॉलिड लेंगे तो उसको भी पाउडर फॉर्म में लेते हैं, और क्या होता है सरफेस एरिया वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे आप ऐसा समझिए कि एक बॉल को फ्लोर पे रख दीजिए, और आप देखिए कि वो जो बॉल होती है वो फ्लोर को बिल्कुल जरा सी जगह पे टच करती है, तो हम कह सकते हैं कि उस बॉल का सरफेस एरिया बहुत कम है। ठीक उतने ही वॉल्यूम का एक क्यूब लीजिए और आप उसको रख दीजिए सरफेस पे, या जहां पे भी आपको रखना है। अगर आप सरफेस पे रखोगे तो आप कहोगे एज कंपेयर टू द स्फीयर, यानी बॉल, कौन ज्यादा सरफेस एरिया ले रहा है? आपका क्यूब। ठीक। अगर आप अब आप और एक एक्सपेरिमेंट करिए
मान लीजिए हमने जिंक का एक क्रिस्टल लिया और इसको हमने ऐसे सरफेस पे रख दिया, तो ये कितना सरफेस एरिया ले रहा है? मान लीजिए ये इतना सरफेस एरिया ले रहा है। अब हमने क्या किया, जिंक को पाउडर फॉर्म में लिया, एकदम बारीक पाउडर कर दिया। ये हमने जिंक का उसी जिंक के उतने ही क्रिस्टल को पाउडर फॉर्म में ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका पाउडर फॉर्म होगा वो ज्यादा सरफेस ज्यादा एक्वायर करेगा। तो बताइए सरफेस एरिया इसका बढ़ा, तो अब इसकी कंपैरिजन में इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जब इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। यही रीजन है कि जब भी हम सॉलिड की रिएक्शंस कराते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उनका उसको किस में लें, पाउडर फॉर्म में लें, सो दैट कि उसका सरफेस एरिया बढ़ सके, सो दैट उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ सके। तीसरा फैक्टर है आपका सबसे कॉमन फैक्टर, और वो फैक्टर है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या है कि अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो होता यह है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। उसका कारण वही है कि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो अचीव हो जाती है और रिएक्शन की रेट बढ़ती है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़ा मुझे उल्टा लिखना चाहिए था, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन बिकॉज दिस इज अ साइन ऑफ प्रोपोर्शनल तो आप कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं है। तो आज हम लोगों ने रिएक्शंस के बारे में जाना कि रिएक्शन क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, हम कैसे जानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई। तो ये हमने छोटी छोटी बातें इसके बारे में जानी। अब इसके बाद आता है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो हम उस बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, गुड डे।